सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। आज का हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो किसी का कोई भी प्रश्न है तो राकेश जी से पूछ सकते हैं। साहब, अगर सडरस के लिए गाय का ही मट्ठा चलेगा या भैंस का भी चल सकता है? और एक दिन बाद का भी चल सकता है क्या? गाय का होगा तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज भैंस का भी चल सकता है। ठीक। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। अभी कोई नया फार्मर है हमारे बीच में या सब पुराने ही हैं? दिवाकर तिवारी जी, पीसी तिवारी जी, विक्रांत जी, विशाल बेनीवाल, देशराज जी। जी दिवाकर जी बोलिए। हाँ, मैं पुराना ही हूँ सर। नमस्कार। तो अभी दिवाकर जी कुछ लगाया हुआ है आपने टीसी बीटीसी में? कितना टाइम हो गया आपको, थोड़ा बताएंगे आप अपना एक्सपीरियंस? इसी बीटी से मैंने अग्निहोत्र किट मंगवाया 24 दिसंबर को। वो मुझे 30 दिसंबर को मिल गया। जी। अग्निहोत्र का काम चालू है। गेहूं लगाया हूँ और 1 एकड़ में ट्राई करने के लिए उसमें हमने जीवामृत डाला। जुताई बुआई के समय डाला था और एक बार पानी दिया गया उसमें डाला। उसके तो बाद जीवामृत में क्या क्या चीजें आपने इस्तेमाल की हैं? हाँ, जीवामृत में गोबर था 20 किलो, 10 लीटर गोमूत्र था और पीपल के नीचे की मिट्टी थी, गुड़ था। यही सब थे। बेसन 15 था दिन या नहीं आए था? जी। बेसन भी था क्या? हाँ, बेसन भी था उसमें। तो यहाँ कितने तो दिन तक जीवामृत आपने के उसको लिए बेसन फर्मेंटेशन ही किया? लोग बताते हैं। नहीं तो आपने इसके अंदर कितने टाइम तक इसको फर्मेंटेशन किया? हमने इसको 16 दिन, 16 दिन रखा। उसको मुन्ने जी चलाते रहे। जिनका माइक खुला हुआ है इनका ये माइक बंद कर दें, कौन है ये? और इनको नाम थोड़ा सा बता दें, अपना नाम इसमें ऐड करके आए। देखिए किसान भाइयों, आप अपने नाम के साथ में इसमें जुड़ेंगे तो हमारे लिए भी आसानी रहेगी आपका नाम लेकर के बुलाने के लिए। और अभी ये कोई फार्मर है हमारे किसान भाई जो F3EB5136 हैं, तो अगर इनको नाम। जिन्होंने F3EB5136 नाम से जुड़े हैं, वो प्लीज अपना नाम चेंज करके अपना खुद का नाम डाल दीजिए। रहे थे उसमें। आई थिंक वो नाम चेंज कर लेंगे। आप कंटिन्यू कर सकते हैं राकेश जी, दिवाकर जी के साथ। जी दिवाकर जी, बेसन उसमें कितना डाला है आपने? बेसन 200 लीटर का बनाया था हमने। उसमें 12 किलो गुड़ डाला डाला था और 12 किलो बेसन डाला था। और कितने दिन इसको फर्मेंटेशन किया आपने? मैं 16 दिन इसको रोज चलाता रहा क्लॉक वाइज। और 16 दिन बाद इसका प्रयोग किया खेत में।
उसके बाद तो जुताई हुई। जुताई के इसके बाद अंदर बदबू कितनी आई आपको? जी, बदबू कितना था इसके अंदर? बदबू तो नहीं आई थी अभी, बदबू नहीं आई थी। बदबू आपने वो चेक नहीं की, या फिर वो उसकी तरफ ध्यान ही आपने नहीं दिया, ऐसा? नहीं, जहाँ बन रहा था मेरा आदमी था, तो वो बताता था कि बहुत बहुत इसमें से गंध आती है। हाँ, नहीं तो गंध आती है, वो कौन सी वाली आ रही थी? अच्छे वाली आ रही थी या बुरे वाली आ रही थी? जो अच्छा फील करा रही थी या खराब फील करा रही थी? नहीं, उसका तो कहता था कि बहुत बदबू कर रही है, यहाँ सोना मुश्किल हो रहा है, ये बता रहा। हाँ, देखिए किसान भाइयों, मैं आपको सभी को बताता हूँ ये जो सनातन संस्कृति है वो पूरी साइंस है। और अगर हम बात करें नवरात्रि की, जो 9 ऊर्जाएं हैं, सबसे पहली शैलपुत्री, फिर ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 ऊर्जाएं आपस में मिलकर निर्माण करती है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जिसको साइंस की भाषा में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। ऐसे ही इन्हीं के मिलने से बना है भगवान। भगवान यानी क्या? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच तत्व। ये पंच तत्व पृथ्वी के अंदर बैलेंस है। जैसे भूमि जो है वो 1% है, ऐसे ही गगन जो है वो 8% है, ऐसे ही वायु जो है वो 21% है, और पानी जो है वो 70% है। अग्नि को हम मापते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो 32 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल इसका टेम्परेचर है। ऐसे ही ये जो भगवान है, ये हमारी मिट्टी में बैलेंस होना चाहिए। जब मिट्टी में बैलेंस होगा तो हमारे प्लांट का ये बैलेंस होगा। जब प्लांट का बैलेंस होगा तो फूड का बैलेंस होगा। और जो भी ये फूड होगा पंच महाभूत पूर्ण, फुल्ली न्यूट्रिशन जिसमें होगा, जो भी व्यक्ति पशु पक्षी इसको खाएगा उसकी बॉडी का वो बैलेंस होगा। तो इस पंच महाभूत को आपको बैलेंस करना है अपनी मिट्टी के अंदर। और ये कैसे बैलेंस होगा? ये बड़ा ही आसान तरीका उसके लिए है कि आप मिट्टी की जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव करके अणु और जीवाणु को भरपूर मात्रा में उसमें आप ऐड कर दें। अणु यानी कि न्यूट्रिशन, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, आयरन आदि। और जीवाणु यानी कि न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने वाले बैक्टीरियाज। तो हमारे को सिर्फ ये ही काम करना है कि मिट्टी को पॉजिटिव करके उसके अंदर अणु और जीवाणु को भरपूर मात्रा में ऐड कर देना है। ऑटोमेटिक मिट्टी के पंचमहाभूत बैलेंस हो जाएंगे। और जब मिट्टी के पंचमहाभूत बैलेंस होंगे तो प्लांट के हो जाएंगे, ऐसे ही फूड के हो जाएंगे। इसमें जो 4% स्थूल दुनिया है और 96%, 96% सूक्ष्म दुनिया है, तो सूक्ष्म दुनिया के ऊपर हमारे को काम करना है। सूक्ष्म दुनिया यानी कि जितने भी हमारे मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु, सूक्ष्म जीव, 1 ग्राम मिट्टी में करोड़ों करोड़ों जीवाणु हैं। उनके ऊपर हमारे को ध्यान रखना है और उनके अकॉर्डिंग ही अपने खेत में प्रैक्टिस करनी है, उनको स्टेब्लिश करना है। और जो एनर्जी है वो 2 टाइप की है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी में नेगेटिव इकोलॉजी के जीव पैदा हो रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी में पॉजिटिव इकोलॉजी के जीव पैदा हो रहे हैं। जब ये नेगेटिव वाले जीव पॉजिटिव एनर्जी के संपर्क में जाते हैं तो इनकी बॉडी के पंच महाभूत अनबैलेंस हो जाते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव वाले जब ये नेगेटिव के संपर्क में जाते हैं तो वो उनकी बॉडी के पंच महाभूत अनबैलेंस हो जाते हैं। हम, आप, गाय, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हम सब खुशबू इकोलॉजी के जीव हैं। तो हमारे को खुशबू वाली चीजें चाहिए, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, आपने सुना होगा। तो अभी किसान भाई क्या कर रहे हैं कि जैसे हमारे प्लांट को चाहिए खुशबू वाली चीजें, लेकिन उसमें वो बदबू वाली ऐड कर दे रहे हैं। जैसे कि दिवाकर जी ने बताया कि वो उनके आदमी ने बोला कि वहां पे काफी बदबू हो रही है,
बैठना और सोना भी मुश्किल हो रहा है। तो वो क्या है कि उन्होंने बेसन उसमें इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे मैं बात करूं कि सुभाष पालेकर जी का आपने नाम सुना होगा। तो सुभाष पालेकर जी ने उनको समझ में आया कि गाय कंप्लीट है, गाय के पास में सभी तरह के न्यूट्रिशन भी हैं, अणु भी हैं और जीवाणु भी है। लेकिन उन्होंने एनर्जी को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने जो जीव अमृत बनाया तो जीव अमृत के अंदर उन्होंने उनको समझ में आया कि बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन उनको नजर आया दालों में। तो उन्होंने बेसन का उसमें इस्तेमाल किया। और जब वो बेसन उसमें ऐड हुआ तो उससे जो बदबू इकोलॉजी थी वो डेवलप हो गई, जबकि हमारे प्लांट को चाहिए थी खुशबू वाली। ऐसे ही ताराचंद बेल जी गुरु जी जो हैं, इनको समझ में आया कि प्रोटीन बैक्टीरिया को चाहिए बढ़ने के लिए। तो इन्होंने उसमें दही का इस्तेमाल किया, देसी गाय की जो दही थी। इनको घी में प्रोटीन नजर आया, तो उसमें वो सब खुशबू इकोलॉजी के जीव पनपे, वो बड़े बढ़े। ऐसे ही जो फार्मूला था वो ठीक हो गया ऑटोमेटिक। जो हमारे प्लांट को चाहिए थी सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो वो उसमें खुशबू वाले जीव बढ़े और उसका अच्छा परिणाम मिला। तो इन्होंने ध्यान में रखा एनर्जी को। हमें आपको, गाय को, पेड़ पौधे वनस्पतियों को, सबको पॉजिटिव इकोलॉजी का वो चाहिए सब मटेरियल। तो जैसे ही ये डाला गया तो उसमें अच्छी जो फंगस थी, मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, वो सब बढ़े। और जो पालेकर जी ने जो इस्तेमाल किया उसमें बदबू वाले बढ़े। तो उसमें कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैक्सिमम जितने भी सुभाष पालेकर जी के मॉडल हैं आप देखोगे, उसकी पत्तियां तो हरी भरी और वो सब आपको दिखेगा, लेकिन फंगस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पे कुछ टाइम के बाद में, और फिर वो उसका नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा फार्मर का। तो दिवाकर जी आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी उसके अंदर जीवामृत के अंदर आपने बेसन ऐड नहीं करना। आप बेसन की जगह पे आप उसमें इस्तेमाल करिए दही या छाछ। अगर वो आप इस्तेमाल करोगे तो वो आपका फार्मूला जो है वो ठीक हो जाएगा। और जो आपका जो व्यक्ति है जो बोल रहा है कि उसमें काफी उठना बैठना जो परेशान हो रहा है, तो वो भी परेशान नहीं होगा। उसमें सुगंध आएगी और वो फार्मूला आपका ठीक हो जाएगा। आपको कोई भी बदबू वाली चीज अपने फार्म में, अपनी प्लांट में नहीं डालनी, ये आप विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित दिवाकर जी आपका कोई प्रश्न है? हाँ, लेकिन गुरु जी तो कहते हैं कि बेसन न न डाल करके ये मक्का का आटा, चावल का आटा, बाजरा का आटा, ये आप मिला सकते हैं। नहीं, देखिए, आप दही को भी डाल करके देखिए और उसको भी डाल करके देखिए, जिसमें से आपको बदबू आ जाए वो कोई हम्म। भी मटेरियल आपको अपने खेत में इस्तेमाल नहीं करना। जिसमें खुशबू आए सिर्फ वो ही आप इस्तेमाल करिए। बदबू वाली आप डाल लोगे तो बदबू इकोलॉजी वहां पे डेवलप हो जाएगी, और उसका कहीं ना कहीं फिर जाकर के आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा और प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट हो जाएगी। और तो मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था, 50 लीटर के करीब में। तो मैंने जी। फिर उसमें 3 लीटर मट्ठा डलवाया। जी। उसमें 3 लीटर मट्ठा डलवाया और उसको रखा हूँ। अब सोच रहा हूँ कि उसका प्रयोग कैसे किया जाए। नहीं, अगर उसमें खुशबू आ रही है तो उसको प्रयोग करिए, अदरवाइज उसको चेंज करके डिस्ट्रॉय उसको कर दीजिए और उस नए तरीके से आप उसको बनाइए। अभी खुशबू तो चेक किया नहीं हूँ। तो उसको कर लीजिए आप चेक। चेक करने के बाद में ही आप उसको इस्तेमाल करिए। और सभी किसान भाइयों से एक और मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप कोई भी टेक्निक आप अपनाएं, लेकिन उससे पहले अपनी मिट्टी का सैंपल आप जरूर टेस्ट करवा लें। क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो उसके अंदर कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन है और कितने बैक्टीरियाज की कॉलोनी उसके अंदर है, उनका रेशियो क्या है। जो भी चीज उसमें अनबैलेंस है मिट्टी के अंदर, उसी पे आप काम करिए। अगर आप ऐसे तुक्के से काम करते रहोगे या वीडियो देख देख करके काम करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके नुकसान हो सकता है। आपकी उससे कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और साथ में पैदावार भी वो प्रॉपर नहीं आएगी।
जैसे मैंने अभी तक जो चेक किया है फार्मरों का, वो कहीं ना कहीं वीडियो देख करके ही वो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और फिर उनका जब वो नुकसान हो जाता है तो फिर वो कस्टमर केयर को कॉल करते हैं सोल के पास में। और काफी ऐसे फार्मर हैं मेरी नजर में जिनका वो काफी नुकसान हुआ है इस वजह से। जैसे कि उनका मिट्टी का पीएच ऑलरेडी कम था, और उन्होंने उसमें मीठा जैव रसायन ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, तो उससे पीएच और उसका ज्यादा डाउन चला गया, जिसकी वजह से उसको प्रोडक्शन जो है वो घट गई। प्लांट नीचे से न्यूट्रिशन नहीं उठा पाया और वो लॉस हो गया। ऐसे ही कुछ किसान भाइयों ने जिनकी मिट्टी का पीएच ऑलरेडी हाई था, उन्होंने भस्म रसायन वो यूज की, तो उससे उनका पीएच और ज्यादा बढ़ गया मिट्टी का, और प्लांट ने नीचे से उठाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको काफी नुकसान हो गया है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि सबसे पहले आप अपनी खेत की मिट्टी की रिपोर्ट करवाएं। रिपोर्ट के बाद में ही आप उसके अंदर टीसीबीटी एक्सपर्ट के साथ में मिल करके उसमें प्रैक्टिस करें। अगर आप बिना रिपोर्ट के प्रैक्टिस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपका उससे नुकसान हो सकता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच हाई है तो प्लांट नीचे से भोजन नहीं उठाएगा, तो आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, नुकसान होने के चांस आपके बढ़ जाएंगे। अगर आपकी मिट्टी में कार्बन कम है तो माइक्रोब्स अच्छे से वहां पे डेवलप नहीं होंगे और प्लांट अच्छे से भोजन नहीं उठा पाएगा। ऐसे ही अगर ईसी आपकी मिट्टी की कम है, तब भी आपका प्लांट अच्छे से नहीं उठा पाएगा। कई बार आपने देखा होगा कि गर्मी में ज्यादा टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया, उस टाइम पे भी प्लांट उठाना बंद कर देता है। ऐसे ही जैसे अभी सर्दी चली हुई है, तो अगर ज्यादा लो टेम्परेचर हो गया तब भी प्लांट उठाना बंद कर देता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसमें कम हो जाती है। तो आप टेम्परेचर को मेंटेन करें, उसको ध्यान में रखें, उसी के अनुसार उस पर जो भी आपको अप्लाई करनी है चीजें उनको आप अप्लाई करें। लेकिन अपनी मिट्टी का पीएच, ईसी, ओसी, उसको तो आप ध्यान में रखें। साथ में आपको एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, कितना अवेलेबल फॉर्म में है आपकी मिट्टी में, उसको आप ध्यान रखें। अगर वो कम है तो उसको बढ़ाने के लिए वो ही फार्मूले आप इस्तेमाल करें जिससे वो अच्छा बढ़े और अच्छी आपकी फसल हो। ऐसे ही माइक्रो न्यूट्रेंट कितने अवेलेबल फॉर्म में है वो आप टेस्ट करवाओगे तो उसमें आपको पता चलेगा। जो भी न्यूट्रिशन की कमी वहां पे है उसको आप ऐड करिए। जैसे अगर आयरन की कमी है तो लाल मिट्टी आप उसमें ऐड करिए। अगर उसमें कैल्शियम की, सल्फर की कमी है तो सफेद मिट्टी आप उसमें ऐड करिए। जिस भी न्यूट्रिशन की कमी है उसी तरीके से आप उसको आप मेंटेन करिए, उसको प्रॉपर करिए, और उसके बाद में ही आप माइक्रोब्स वगैरह डालिए। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, एक बायो अचार करके भी मार्केट में है, उसको भी थोड़ा आप अपनी मिट्टी में ऐड करिए, क्योंकि बायोचार जो है उसके अंदर माइक्रोब्स जो है वो अपनी अच्छे से कॉलोनियां डेवलप करते हैं, और लंबे समय तक आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऐसे जो भी आपकी मिट्टी के अंदर डिफिशियंसी है पहले आप उसको पूरा करिए, उसके बाद में माइक्रोब्स को उसमें ऐड करिए। तो आपका ये प्रक्रिया लगभग 2 साल की है। अगर आप धीरे धीरे करके भी इसमें ऐड करेंगे माइक्रोब्स को और न्यूट्रिशन को, तो आपकी मिट्टी 2 साल के अंदर बैलेंस हो जाएगी। लेकिन आपको वो तभी कर पाओगे जब आपके पास में आपकी मिट्टी की रिपोर्ट प्रॉपर होगी। अगर रिपोर्ट प्रॉपर नहीं है तो सक्सेस होना मुश्किल है। आप इस चीज को विशेष ध्यान रखें। इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कौन से भाई बोल रहे हैं? थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आकर के आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं। अशोकनगर एमपी से रामबाबू रघुवंशी बात कर रहा था। जी। जिनका अभी तो फसल लग चुकी है, तो अभी भी सैंपल ले सकते हैं क्या अपन? नहीं, अगर छोटी आपकी फसल है तो उसमें लगभग 3 फुट की जगह या 2 फुट की जगह जिसमें आप आसानी से नीचे खड़े होकर के उसमें से मिट्टी निकाल सको। और उसके लिए करना क्या है आपको, जैसे आपने 3 फुट का गड्ढा नीचे खोदा, ऊपर की जो लेयर है वो आपको
एक अलग दिखाई देगी और नीचे की जो लेयर है वो अलग दिखाई देगी। अगर वो अलग अलग हैं तो वो अलग अलग ही है, उसके आपको सैंपल कलेक्ट करने हैं। जैसे जो टॉप लेयर है और जो नीचे की लेयर है और जो बीच वाली लेयर है, उनको सभी को अलग अलग निकाल करके लगभग 200-200 ग्राम के आसपास उसको आप भिजवा सकते हैं सोल के ऑफिस में। वो सोल तो को। मान लीजिए सर। हाँ जी। आपकी राम बाबू जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में हो जाए। अभी तो क्या है, भोपाल मीटिंग थी यहाँ पे सोल की, तो जी। उसमें तो ये बताया था कि अभी तक की है, तो अभी थोड़ा सैंपल न लें, फसल के बाद ही सैंपल लें तो और ज्यादा बेटर रहेगा। नहीं, अगर आप खाली खेत है तो प्रॉपर तरीके से आप उसमें से निकालोगे तो उसके बाद में ही आप उसमें प्रॉपर करना। और अगर आप अभी फसल लगाई हुई है तो उसमें वैसे तो ले सकते हैं, अगर पानी वानी उसमें आपने नहीं डाला किसी भी एक नहीं, पानी कॉर्नर से। नहीं डाला, अभी क्या है, गोवर्धन खनिज खाद डाला था अभी पानी के पहले। पानी के वो बाद तो एक जैसे अपन जुताई करते हैं ना, तो गोवर्धन खनिज खाद डाला था अभी। वो तो 1 फुट उसके के बाद ऊपर की लेयर में रहेगा। फिर तो उसको आप निकाल सकते हैं सैंपल को, वो 1 फुट के ऊपर की लेयर में रहेगा, वो उससे एनालाइज हो जाता है। ठीक है, ठीक है। ऐसे आपको लगभग 3 से 4 जगह से आपने सैंपल लेना है। अगर आपकी मिट्टी ऑलमोस्ट आपको मालूम है कि ये सेम है तो आप 1 या 2 जगह से भी ले सकते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीके से आप उसको लीजिए, उसकी अंदर की वो वीडियो आप वीडियोग्राफी करिए, फोटो आप उसकी करिए, उसको भी आप भिजवाइए। और साथ में वो जो मिट्टी के सैंपल है उनको अच्छे से मिक्स करके, ऊपर वाले लेयर का ऊपर वाली लेयर में मिक्स होगा, बीच वाली का बीच में होगा, नीचे वाली का नीचे में होगा। अगर 2 लेयर है तो ऊपर वाला ऊपर का और नीचे वाले नीचे में आप ऐड करके उसको आप भिजवा सकते हैं। उसके बेस पे ही आप अपने मिट्टी में जो है, अपने फार्म पे जो है वो प्रैक्टिस करिए। अगर वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम खर्चे में आपका अधिक उत्पादन होगा और फसल भी आपकी अच्छी होगी। और अगर बिना उसके आप करोगे, मिट्टी के टेस्टिंग के बगैर, तो उसमें आपका खर्चा भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपका वो फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है बिना टेस्टिंग के। जी जी। जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। एक दूसरी विशेष ध्यान आपको ये रखनी है सभी किसान भाइयों को कि अपने जो सर्टिफिकेट है ऑर्गेनिक का वो जरूर आप बनवा लें। उसके बगैर भी आपका माल जो है वो अच्छे रेट में नहीं जाएगा। और जिसके पास में वो है और जो प्रैक्टिस करते हैं ऑलरेडी टीसीबीटी टेक्निक से सोल के साथ में मिलके, और अगर उनके पास में कोई उत्पाद उनका है तो वो सोल से संपर्क कर सकता है अपने उत्पाद को बेचने के लिए। सोल अभी उनकी मदद करती है, उनका जो भी प्रोडक्ट है किसान का, उनको बिकवाने के लिए। लेकिन उसके लिए आपके पास अगर सर्टिफिकेट होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप उसको बनवा लें। जो भी आपके आसपास में एजेंसियां हैं उसमें आप अप्लाई करके उसको आप बनवा सकते हैं। एक किसान भाइयों को ये ध्यान में रखना है, जितने भी अपने रोबिक और एनारोबिक 2 टाइप के बैक्टीरिया जो बनाते हैं, एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन के बगैर। जैसे ऑक्सीजन के बगैर हम बनाते हैं जैव रसायन, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ना जा पाए, उसको उसी तरीके से प्रॉपर तरीके से आप बनाएं। और जिस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए उसके लिए आप उसको हिलाते रहे। कोई भी आप कल्चर तैयार कर रहे हैं या पंचगव्य तैयार कर रहे हैं और जिसको ऑक्सीजन चाहिए, तो उसमें आप उसको हिलाते रहें ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपनी कॉलोनियां डेवलप कर ले।
उतनी ही अच्छी उसकी क्वालिटी होगी और उतना ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ जी, बोलिए। सर, टीसीबीटी के बहुत से फॉर्मूले हैं, लेकिन मेन कौन से फॉर्मूले यूज करने? देखिए, फार्मूले तो गुरु ताराचंद बेल जी के पास में 150 हैं, 150 फार्मूले। लेकिन अब अगर आप 5 से 6 फार्मूले भी इस्तेमाल कर लेते हो तो उसी से आपकी मिट्टी अच्छी हो जाती है। जैसे जैव रसायन हम 3 टाइप के बनाते हैं: खट्टा जैव रसायन, मीठा जैव रसायन और कड़वा जैव रसायन। जो मीठा जैव रसायन है उसको इस्तेमाल करते हैं हम मिट्टी को, पीएच को बैलेंस करने के लिए। अगर हाई है तो वो उसको कम करेगा। इसके अंदर काफी टाइप्स के माइक्रोब्स और बैक्टीरिया हैं और ग्लूकोज इसके अंदर है। ऐसे ही जो हम खट्टा जैव रसायन जो है उसको इस्तेमाल करते हैं फ्लावरिंग की स्टेज पे। ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और फ्लावर की संख्या को बढ़ा देता है। 2 ml/लीटर स्प्रे में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही जो कड़वा जैव रसायन है उसको जितने भी कीट वगैरह आते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उसके अंडे लार्वा को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं अमावस्या के आसपास 2 ml/लीटर छिड़काव करके। ऐसे ही जो अन्य द्रव्य रसायन है, अन्य द्रव्य रसायन के अंदर काफी तरह के माइकोराइजा जैसे जीव हैं, तो उसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। ऐसे ही जो छाछ द्रव्य रसायन है उसको हम यूज करते हैं किसी भी ओके। फंगस वायरस को कंट्रोल करने के लिए। ऐसे ही जो पंचगव्य है उसको हम यूज करते हैं अपनी मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स, जितने भी मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाने के लिए। ऐसे अच्छा। ही जो जीवाणु कल्चर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं सभी तरह के जीवाणुओं को बढ़ाने के लिए। जो फफूंद भक्षक तरल, उसको ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास मित्र फंगस उसमें है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही M+ मित्र वायरस और V+ मित्र कीट, इन सब को भी हम फर्मेंटेशन करके अपने खेत में ऐड करते हैं मिट्टी के अंदर। ऐसे ही आप हाइसियन रेसो को इस्तेमाल करते हैं, उसमें सभी तरह के माइक्रोब्स, एंजाइम्स, वो सब हम ऐड करते हैं। अच्छा। कुल मिलाकर के कोई भी कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखोगे, और गाय का जो मटेरियल आप खुद बना करके घरों में अगर इस्तेमाल करते हैं उनको अगर आप देखोगे, तो उनके सभी के अंदर अणु और जीवाणु ही है, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाने वाले बैक्टीरियाज। अच्छा। वो आप घर पे भी बना सकते हैं। आपकी गाय के पास में वो पूरी एनर्जी है और उसके गोमूत्र के अंदर सभी तरह के न्यूट्रिशन है और उसके गोबर में सभी तरह के मित्र फंगस वायरस और बैक्टीरिया हैं, तो उसमें पंचगव्य आप बना करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। लेकिन जिस किसान भाई ने काफी मात्रा में अपने खेत से न्यूट्रिशन निकाला हुआ है फसल के माध्यम से, या फिर उसका न्यूट्रिशन मिट्टी का जो लीच हो गया है, ज्यादा पानी देने की वजह से नीचे बह करके चला गया है या गहराई में चला गया है, तो उस केस में हम ऐड करते हैं वो सभी तरह की मिट्टियां, जैसे लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, पीली मिट्टी, रोक फास्फेट, आयोनिक ग्रीन, ज्वालामुखी की मिट्टी, सफेद खनिज। अच्छा। तो इन सब को न्यूट्रिशन को ऐड करके फिर हम उसके अंदर ऐड करते हैं जितने भी हमारे मित्र फंगस वायरस और बैक्टीरिया हैं। वो फार्मूलों के माध्यम से आप कर सकते हैं या किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप लेकर के उसको फर्मेंटेशन करके उसको चला करके उसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जो स्टॉल के पास में आपको मिनी जीवाणु कल्चर किट मिलती है, उसके अंदर वो सभी तरह के जीवाणु हैं, जो जैसे जिंक का, आयरन का, NPK का, वो सभी तरह के 108 तरह के आपको उसमें मिलेंगे। वो किट में? जी। अच्छा। मिट्टी को पॉजिटिव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा जल।
जिसमें यूज करते हैं अग्निहोत्र पात्र, उसके द्वारा बनाई गई भस्म और फिटकड़ी। अच्छा। तो कितनी पहले कितनी मात्रा यूज करनी है? मिट्टी की एनर्जी को पॉजिटिव करके उसके अंदर भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन को ऐड करके फिर हम माइक्रोब्स को ऐड करते हैं। और जब ये प्रॉपर वर्किंग में आ जाते हैं 1 से 2 साल में, तो आपकी मिट्टी के पंचमहाभूत ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। वो सभी तरह के माइक्रोब्स उसमें आ जाते हैं। बस आपको उसको मेंटेन करके रखना है, डिस्टर्ब उसको नहीं करना। अगर आप उसको बार बार डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि अगर आप बार बार जुताई करते हैं, उससे वो डिस्टर्ब होते हैं, तो आप बार बार जुताई करना बंद करें। अपनी मिट्टी को पूरा प्रॉपर तरीके से बैलेंस करके किसी भी हॉर्टिकल्चर में आप चले जाएं, कोई भी फल फ्रूट अपने खेत में लगाइए, परमानेंट बेड निकाल करके भूमि उपचार के। अच्छा। ये ताराचंद बिल जी गुरु जी का नारा है कि बोना है और घर जाके सोना है। वो तभी संभव होगा जब आप प्रॉपर तरीके से अपनी मिट्टी को बैलेंस कर लेंगे और फिर परमानेंट बेड उसमें निकाल करके हॉर्टिकल्चर की फसलें आप उसमें लगा देंगे, तो फिर वो आपका होगा बोना और घर जाके सोना। कुछ किसान भाई बोलते हैं कि वो आज से ही बीज डालो और घर जाके सो जाओ, तो वो संभव नहीं है। उसके लिए आपको पहले उसको मिट्टी को बैलेंस करना पड़ेगा, उसके पंचमहाभूत जो है वो बैलेंस करने पड़ेंगे। ओके। इससे संबंधित किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। ऊर्जा जल कितना छिड़कना पड़ेगा? हाँ जी, ऊर्जा जल बनाने के लिए हम 200 लीटर पानी में 100 ग्राम अग्निहोत्र भस्म और 100 ग्राम फिटकड़ी डाल करके 12 से 24 घंटे के लिए उसको रखते हैं। उसके बाद हम उसको पानी के साथ में अपने खेत में चलाते हैं 1 एकड़ में, या स्प्रे के माध्यम से या डब्बे से छिड़कते हैं। लेकिन वो आपका जो आप चलाओगे, वो जिस भी स्ट्रक्चर की उसकी मिट्टी है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसकी मात्राएं कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा। तो उसके लिए आपकी मिट्टी का स्ट्रक्चर आप बताएंगे या रिपोर्ट आप उसकी प्रोवाइड कराएंगे, तो उसके बेस पे ही हम आपको बता पाएंगे कि कितने उसमें आपको वो डालना पड़ेगा और अच्छा। क्या आपको फिर उसमें प्रैक्टिस करनी है। ओके। तो मस्ट यही है सभी किसान भाइयों के लिए कि अपनी वो मिट्टी की टेस्टिंग आप जरूर करा लें। उसके बेस पे ही आप अपना प्रैक्टिस उसमें करें, ताकि कम खर्च में अच्छे परिणाम आपको मिल सके और अच्छी क्वालिटी का फूड आप पैदा कर सकें। अच्छा, धन्यवाद। जी, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। राकेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था, सोनू राम ध्रुव हाँ जी, सोनू राम जी बोलिए। जी। टेस्ट रिपोर्ट तो आ गया सर, ओमकार जी के संपर्क में हूँ अभी मैं, जी। और अभी उन्हीं के माध्यम से कर रहा जी। हूँ जी। इससे पहले जो आप बोल रहे हो वही हुआ मेरे साथ। यूट्यूब में देख के अपन पीली मिट्टी लाल मिट्टी उस पे कुछ ज्यादा अपन कुछ कर दिए थे, जबकि उसकी जरूरत ना हो के अभी मेरे पास कार्बन, मेन समस्या कार्बन का है। पीएच भी ठीक है और बाकी न्यूट्रिशन भी लगभग ठीक है। अब सिर्फ कार्बन का पर मैं ध्यान दे रहा हूँ अभी, कार्बन और अपना जो है ये जीवाणु का जी, माइक्रो। कार्बन के लिए आप उसके अंदर तिल गड़ाएं 1 से 2 बार साल जी में। जी। हाँ और कंपोस्ट गोबर की खाद अगर आपको मिले, गाय खुरी खाद, जी उसको आप उसमें ऐड करें भरपूर मात्रा में। जी। और कुछ मात्रा में आप उसके अंदर ये जो बायोचार की जो मैं बात कर रहा हूँ उसको आप डालिए, ताकि उससे वो माइक्रोब्स वगैरह का जो रहने का स्थान उसमें वो बनेगा प्रॉपर तरीके से। और जो गाय खुरी खाद आप उसमें डालेंगे तो उसमें भी वो अच्छे से पनपेंगे। जी उसका आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स जैसे ही बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। जी। तो मैं आपको भेज दूं क्या है उसका रिपोर्ट का कॉपी? मुझे आप पर्सनल नंबर पे मेरे पे वो डाल दीजिए। उससे संबंधित जो भी है वो मैं चर्चा कर लूंगा आपसे। जी। और ओमकार जी अगर बता रहे हैं तो वो भी अच्छा ही आपको बताएंगे। ओमकार जी से भी बात हुआ, ताऊ जी से भी बात हुआ, ताऊ जी भी संपर्क में है जी। जी। और ज्यादा से ज्यादा अभी मेरे को अंदर रसायन वगैरह, अंदर रसायन, गोवर्धन खनिज खाद, इसी पे थोड़ा सा करना है। और कार्बन बढ़ाने के लिए, और ये एम प्लस वी प्लस फफूंद भक्षक, ये तो चलेगा ना सर?
हाँ, जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको आप डेवलप करिए। वो तभी डेवलप होंगे जब उसके अंदर प्रॉपर कार्बन होगा। अगर कार्बन नहीं है तो वो भी प्रॉपर डेवलप नहीं होंगे। तो उसके लिए आप उसके अंदर गाय खुरी खाद आप उसमें ऐड करिए, जी। और साथ में तिल उसमें गड़ाइए। हाँ हाँ। पीएच कितना है आपकी मिट्टी का? पीएच अभी अभी जो मोहाली में टेस्ट होगा वो 641 आया है। 6.4। हाँ 6.4, और गवर्नमेंट वाले में किए थे उसमें 6.32 था, और थोड़ा सा ही का डिफरेंस। 6.4। ओके, तो इसके अंदर आप ज्यादा मात्रा में मीठा जैव रसायन मत चलाना। हाँ वही बात। अदरवाइज वो आपका पीएच और भी लो कर देगा, और वो नुकसान फिर आपका कहीं ना कहीं कर देगा, जी। है ना? हाँ, तो अपन वो बेल रसायन वगैरह तो चलेगा ना? नहीं, बेल का वो जैव। कुछ नहीं, 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 जैव रसायन आपने मिट्टी में कुछ नहीं डालना। हाँ। उसका आप विशेष ध्यान रखना, वो पीएच को कम कर देगा। जी। चाहे आप बिल्व रसायन डालिए, चाहे आप कोई भी रसायन डालिए, मीठा जैव रसायन वो पीएच को कम करेगा। जी। तो उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना। और अगर ठीक। आपको लगे कि कोई इस्तेमाल करने की जरूरत है तो 10 से 20 लीटर ही आप इस्तेमाल करेगा पर एकड़, उससे ज्यादा मत करिए। जी जी। ठीक है सर। बेसल खुराक में आप 1 kg भस्म रसायन आप ऐड कर सकते हैं। जो भी फसल आप लगाओगे 1 kg भस्म रसायन बेसल खुराक में बस डाल दीजिएगा। जी जी। इससे ठीक है। ज्यादा उसको भी मत डालिए, ताकि वो उस 6.5 और 7, 7.5 के बीच में ही रहे। वो 7 या 7.1 या 2 तक ही वो अच्छा पीएच रहता है। जी अगर आपने बागवानी उसमें लगाई है तो ये पीएच आपका बहुत बढ़िया है उसके लिए। जी। तो फिर इसमें आप उसमें ना ही भस्म रसायन यूज करें, और ना ही उसमें आप मीठा जैव रसायन यूज करिए। जी। सर, भस्म रसायन जी, से पीएच बढ़ता है क्या? जी, बिल्कुल बढ़ेगा। अच्छा। भस्म रसायन के अंदर क्या है, नमक है पूरा। हम्म। और जब नमक आप डालोगे तो वो पीएच हाई कर देगा आपकी मिट्टी का। और अच्छा। ऑलमोस्ट जो देखा गया है, जिन्होंने भी पहले केमिकल इस्तेमाल किया हुआ है और वो नए तरीके से टीसीबीटी टेक्निक में आए हैं, उस वो करते हैं, और वो भस्म रसायन अगर उसमें ऐड कर देंगे तो उसका पीएच और ज्यादा हाई चला जाएगा, और वो कहीं ना कहीं उसके नुकसान हो जाएगा। अच्छा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं। आपको ये वीडियो में प्रॉपर बताई नहीं जाएंगी, क्योंकि जो वीडियो है वो पूरे भारत को देख करके डाली जाती है गुरुजी के द्वारा। तो आप एक्सपर्ट के संपर्क में रह करके ही आप अपनी प्रैक्टिस करिए। और उससे पहले मिट्टी की रिपोर्ट आप एक बार जरूर टेस्ट करवा लें, क्योंकि बिना उसके टेस्टिंग के अगर आप किसी भी एक्सपर्ट से बात करोगे, वो कहीं ना कहीं अंदाजे से ही आपको बताएगा, और उसका भी वो फेल हो सकता है। और कुछ किसान भाई पहले जो जुड़े हुए हैं पुराने, वो इस चीज को कहीं ना कहीं फील भी कर रहे होंगे। जैसे अभी सोनू जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि वो पहले अच्छा नहीं हो रहा था। तो वो उसका कारण वही है कि वो, अगर आप प्रैक्टिस गलत करेंगे तो रिजल्ट भी गलती मिलेगी, अगर प्रैक्टिस सही करोगे तो रिजल्ट भी सही मिलेगी। अच्छा सर, तिल के बजाय देंचा, ताग ये गड़वाया तो चलेगा क्या? ढैंचा आप लगा सकते हो, मूंग भी लगा सकते हो, लेकिन जो उसका कार्बन है ना वो जल्दी खत्म हो जाता है। अगर तिल का आप गड़ाओगे तो तिल का आपका लंबे समय तक चलेगा, और वो अच्छा रिजल्ट उसमें मिलेगा आपको तिल वाले में। लेकिन तिल वाला सर वो तेल वर्गीय है ना, तो हाँ, वो उसकी इसीलिए जमीन वो का ज्यादा ये रहता है। होता है। अच्छा। उसके अंदर थोड़ा तेल की मात्रा रहती है, तो इसलिए वो लॉन्ग टर्म तक वो काम करता है। अच्छा। ढैंचा और आपका मूंग ये शॉर्ट टर्म के लिए काम करेगा। और कितने दिन में गड़ाने को तिल? 45 से 50 दिन का जब वो हो जाए तभी आप उसको गड़ा दीजिएगा। अच्छा। हाँ सर, ये गोवर्धन खनिज खाद तो सुना था, ये आप गाय खुर खाद बता रहे हैं, क्या है? हाँ जी। जैसे गाय खुर खाद आपने कहा है, वो जी, क्या है, कैसे बनता है, क्या मतलब?
ये गाय खोरी खाद क्या है? जहाँ पे आपकी गौशाला है, गौशाला के अंदर गायों के पैरों के नीचे जो गोबर कटता रहता है वो वहीं पे वो पड़ा रहता है। उसको तो कैसे बना, कैसे प्रयोग करते हैं? उसको ऐसे ही आप उठा करके और अपने खेत में डायरेक्ट डाल सकते हैं जब फसल उसमें ना हो। और जितने भी माइक्रोब्स हैं आपके पास में उनको आप उसमें छोड़ सकते हैं। तो या उसको सड़े बिना सड़े हुए गोबर वो डाला जा सकता है? नहीं, बिना सड़ा हुआ का मतलब नहीं है। अगर गाय खुरी है, गाय खुरी के क्या है कि वो पैरों के नीचे कुचला जाता है, ऑलमोस्ट वो अच्छा हम्म। हो जाता है। और जैसे ही आप उसके अंदर थोड़ी सी भी मात्रा में आप उसका क्या करिए, 1-2 फुट का बेड बनाइए। 1-2 फुट का बेड बनाने के बाद में उसमें डंडे के साथ सुराख मार के जितने भी अपने जीवाणु कल्चर वगैरह उसमें आप ऐड कर दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स करके और ढक दीजिए। वो लगभग 2 महीने में आपका बहुत अच्छा कंपोस्ट खाद बन के तैयार हो जाता है। उसके अंदर आप थोड़ा न्यूट्रिशन भी ऐड कर सकते हैं, मिट्टी वगैरह, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट वगैरह, आयोनिक ग्रीन, सफेद खनिज वगैरह। अगर ये नहीं आपके पास में है तो नॉर्मल मिट्टी भी आप थोड़ी उसमें मिला सकते हैं, सूखी पत्ती भी आप उसमें मिला सकते हैं। हम्म। हाँ, खाद खाद बना करके प्रयोग करना ठीक जी रहेगा। उसको जी उसको जब आप अच्छे से मिक्स करके आप वो बनाओगे तो वो आपके खेत में अच्छा रिजल्ट आपको देगा। हम्म। ठीक। सर वो जी जीवाणु किट कितने एकड़ को यूज करने का? दोबारा बोलिएगा, क्या बोल रहे हैं आप? वो जीवाणु किट आता है ना आपका, जी तो कितने एकड़ को चलेगा वो यूज करने? देखिए, वो डिपेंड करता है आपकी कि कितना आपने उसको बनाया है। जैसे जो एक मिनी जीवाणु कल्चर किट आती है उसमें आपका लगभग 11 लीटर, 10 से 11 लीटर आपका रेडी हो जाता है। और 10 से 11 लीटर आप 1 लीटर से 200 लीटर बना करके उसको आप छोड़ सकते हैं अपने खेत के अंदर। अब वो आपकी मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में माइक्रोब्स हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर माइक्रोब्स आपकी मिट्टी में हैं अच्छी खासी मात्रा में तो वो आपको हम्म। 10 एकड़ में भी काम कर देगा। और अगर वो कम है आपके उसमें तो 1 एकड़ में भी वो कम पड़ जाएगी। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मिट्टी में माइक्रोब्स कितने हैं उसके ऊपर। अच्छा। तो उसके लिए सोर्स दूसरे भी हैं, जैसे आप हाँ। पंचगव्य आप डालिए उसके अंदर, ओ, या अन्नद्रव्य रसायन आप उसमें डालिए। तो अन्न उनमें भी द्रव्य कोई कौन सा, खट्टा या कौन सा यूज करने? अन्नद्रव्य रसायन बनता है चावल से। चावल का? अच्छा, ओके। मीठा चावल बनाना है, 2 kg चावल और 500 ग्राम गुड़ में उसको अच्छे से आप बॉयल कर ले, गर्म करके पका लें उसको, ठंडा हम्म। करके किसी भी मिट्टी के बर्तन में उसको वो भर के और पीपल या बरगद के नीचे उसको जमीन में गड़ा दें। हाँ, मिनिमम हाँ, वो 7 दिन तक रहेगा और हाँ, मैक्सिमम आपका 1 से 1.5 महीने तक उसमें रहेगा वो। हाँ, उसके हाँ। बाद में उसमें से उसको निकाल करके उसका अच्छे से पेस्ट बनाएं। पेस्ट बनाने के बाद में आप उसको 200 लीटर पानी में ऐड करें और 2 kg गुड़ उसमें ऐड करके 4 दिन तक फर्मेंटेशन आप उसको करें। फर्मेंटेशन करने के बाद में फिर आप उसको अपने पानी के साथ में खेत में चला दें मिट्टी के अंदर। अच्छा। तो ये क्या करेगा करेगा जो वाइट रूट है आपकी, जो पौधे की जड़ें हैं वो बिल्कुल वाइट वो निकालेगा। माइकोराइजा वगैरह इसके अंदर काफी अच्छी मात्रा में है। और वो हम्म। कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा वो जड़ें होंगी उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशन आपका प्लांट उठा पाएगा और अच्छा प्रोडक्शन उससे निकलेगा। अच्छा। तो एक सर। एकड़ में कम से कम 200 से 400 लीटर वो आप चलाएं, जो भी आपने फसल लगाई है उस फसल के अंदर। सब्जी वर्गीय अगर है तो उसमें उसका और भी जबरदस्त रिजल्ट आता है। अगर गेहूं, धान, मक्का जैसी फसल है उसमें भी आपको इसमें अच्छा रिजल्ट उसका मिलेगा। वो अच्छा। डिपेंड करता है कितने टाइम की फसल है। जितना ज्यादा जितना जल्दी मात्रा में आप उसकी जितनी ज्यादा ऐड कर दोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको उसको मिलेगा। अभी अच्छा। तक जितना ऑलमोस्ट देखा गया हुआ है, मैक्सिमम फार्मरों की मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मार दिए गए हैं केमिकल डाल डाल करके, या मिट्टी में खेत में आग लगाई, आग लगाने से उनको जला दिया गया।
जब माइक्रोब्स कम हुए तो वहां पे फिर वो केंचुए भी आने बंद हो गए, अर्थवॉर्म। जब वो ओके। आने बंद हुए तो मिट्टी पूरी कंपैक्ट हो गई। हैवी मशीनरी जब उस पे चलाई गई तो उससे और ज्यादा कंपैक्ट हो गई। और जितना हमने वो जहर यूरिया और दूसरी चीजें जो डाली हैं, उनसे कहीं ना कहीं वो सब जो हमारा माइक्रोब्स थे वो सब नष्ट हो गए हैं केमिकल यूज करने के बाद में। तो ऑलमोस्ट किसान की प्रॉब्लम यही है कि माइक्रोब्स बहुत ज्यादा कम हो गए हैं। न्यूट्रिशन कम मात्रा में निकला है, लेकिन माइक्रोब्स तो बहुत ज्यादा मात्रा में खत्म कर दिए गए हैं। तो जब तक माइक्रोब्स को आप डेवलप नहीं करोगे, तब तक आपकी खेती अच्छी नहीं हो पाएगी, मिट्टी आपकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो उस पर आप विशेष फोकस करें। ओके। अभी 5 से 10 मिनट है, किसी किसान भाई का कोई और प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। हाँ हेलो। हाँ सर। जी हेलो। बोलिए। जी। सर मैं बनारस का मैं किसान हूँ। जी। जी मैं अब रासायनिक खेती करता हूँ। अभी वीडियो देखा हूँ मैं तो ऊर्जा जल बनाया हूँ और जी। सजीव जल खाद भी बनाया हूँ। जी। सर मैं बनारस में गेंदा की खेती हम लोग करते हैं ज़्यादातर। जी। तो गेंदा में सर हम लोगों को दिक्कत ये हो रही है कि आजकल ठंड के दिनों में गेंदा का फूल सड़ने लग रहा है, माने कि दाग दाग धब्बे आ रहे हैं। तो जी। क्या हम ऊर्जा जल के साथ जो रासायनिक फंजीसाइड होता है, जी। रासायनिक फंजीसाइड का हम स्प्रे मिक्स करके कर सकते हैं क्या ऊपर से? नहीं, आप उसको उसके साथ में मत मत इस्तेमाल करिए। अच्छा। आप उसको अकेला ही यूज करिए, है ना। केवल ऊर्जा जल का स्प्रे कर दें? ऊर्जा जल का आप स्प्रे करोगे, कहीं ना कहीं वो उसको रिकवर करने का वो काम करेगा, क्योंकि अच्छा। जो फिटकड़ी उसके अंदर होती है वो उसको खत्म करती है। अभी जो वो खराब होने लग रहे हैं, वो फंगस उसमें बढ़ गई है। अभी अच्छा। मौसम अच्छा। थोड़ा जो है वो खराब है, तो जैसे धुंध वगैरह या ओस वगैरह, रात को पानी वगैरह पड़ता है, तो उसमें वो फंगस जो है, बेड फंगस, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो उसके लिए अच्छा। आप, दूसरा क्या है कि अगर मान लो सल्फर की कमी उसमें होगी मिट्टी में, तो फंगस आएगी जी। ही आएगी, आप उसको रोक ही नहीं सकते। तो हाँ तो मिट्टी के अंदर सल्फर आप। हमने ऐसा है सर कि रासायनिक तरीके से हमने सल्फर पौधे जब लगाते समय जी। यूरिया यूरिया और सल्फर को मिक्स करके दिए थे। जी। और जब पौधा बढ़ा तो उसके बाद अभी प्रोडक्शन दे रहा है पौधा। अभी हमने फिर से यूरिया और सल्फर के साथ उसको लाइन से लाइन मतलब ऐसे ही ड्रिंचिंग कर दी है। जी। पानी के साथ नहीं, ऐसे ही फेंक दिए हैं जमीन। हाँ, नहीं तो तो केमिकल वाला हम। तो वो घुल जाएगा और उसको यूज हो जाएगा वो प्लांट को। लेकिन इससे हाँ क्या हाँ। होगा कि जितना आपको फायदा नहीं होगा, उससे ज्यादा आपको नुकसान हो रहे हैं। वो अभी आप हाँ देख नहीं पा नुकसान रहे तो हो, हो जा क्योंकि रहा है। क्योंकि माइक्रोब्स जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। और वो हम्म। ज्यादा यूरिया और ये सब चीजें डालने से ही वो प्रॉब्लम हो रही है। जब से किसान ने केमिकल यूज किया है हरित क्रांति के नाम पे, तब से ही वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अच्छा तो अच्छा। सोल के तो पास में सर वो एक सभी प्रश्न। प्रोडक्ट है जिनसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसको आप हाँ। मंगा करके उसका स्प्रे आप कर दोगे तो वो कंट्रोल कर लेगा। कौन सा? सोल के कौन सा? पास में अगर सिल्वर एजी करके प्रोडक्ट एक है, सिल्वर एजी अच्छा प्लस, उसको 2 ml/लीटर पानी में मिला के उसका स्प्रे आप उस पे करें, और नीचे जड़ों में उसकी थोड़ा ड्रेंचिंग करें, तो वो जितनी भी अच्छा। फंगस वायरस का अटैक उसमें होगा, उसको सारी को वो क्लीन कर देगा, और जड़ों को वो पूरा साफ कर देगा। कहीं ना कहीं नीचे से प्लांट उठाना, न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देगा। जब न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको मिलेगा, तो उसको आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और वो प्लांट भी स्वस्थ हो जाएगा। और उसके बाद में, उसके स्प्रे के बाद में, नैनो खनिज एडवांस आप उस पे हम्म। जरूर 2 ml/लीटर स्प्रे करें। उससे वो सभी तरह के न्यूट्रिशन जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे पत्तियों के माध्यम से, तुरंत रूप से, और आपके जो प्लांट है वो स्वस्थ हो जाएंगे एकदम। अभी हमने मतलब सोल से गोवर्धन खनिज का ऑर्डर किया है। अभी मतलब 5-7 रोज हो गया है, अभी तक आया नहीं है। अभी देख लेते हैं इसको। जी। और सर ये एक पूछ रहे थे कि हम लोग नर्सरी भी करते हैं। नर्सरी माने कि गेंदा का जो कटिंग से हम लोग नर्सरी करते हैं। जी। मतलब जमीन जमीन में काट के गाड़ देते हैं तो उसमें जड़ आ जाता है तो पौधे लगाते हैं। तो जी। हम पूछ रहे हैं कि
जिस जमीन में हम ये करें तो ऊर्जा जल डाल के पहले करें तो अच्छा रहेगा क्या? उसकी टेस्टिंग वगैरह करवाई है आपने पहले मिट्टी की? नहीं, टेस्टिंग वगैरह नहीं कराए। उसकी आप सबसे मतलब पहले तो टेस्टिंग आप उसकी कराई है ना? मतलब सर सरकारी विभाग से किए थे, तो सरकारी विभाग से किए थे। सरकारी वाले विभाग में क्या है कि सब एक लोगों का नमूना से सब पूरे गांव का ही मतलब सैंपल आ जा रहा है, तो हम उसको रिपोर्ट एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं बता सकते हैं। वैसे आप ये फर्जी काम मिट्टी हो रहा है सोल तो ये आप मिट्टी सोल के ऑफिस में भिजवा दीजिए, या फिर उसको मिट्टी का सैंपल निकाल करके आप पैक करके रख दीजिए। मैंने अभी चैट हम्म बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया है, इस नंबर पे आप मुझे फोन करके एक बार मीटिंग के बाद में फिर आप बात करिए, तो हम्म। मैं फिर आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि उसके अंदर आपको क्या क्या करना है। ठीक ठीक सर, ठीक है, धन्यवाद। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है? हाँ, ये अन्य द्रव्य रसायन आपने बताया अभी, चावल जी। को पका करके और 2 किलो चावल, आधा किलो गुड़, उसको जमीन में गाड़ना है। कितने दिन तक गाड़ना है? देखिए आपको क्या करना है, अन्नद्रव्य रसायन के लिए लगभग 5 केजी 5 लीटर आपको पानी लेना है। उसके अंदर 500 ग्राम गुड़ डाल करके और उसको पूरा बॉयल कर लेना, अच्छे से गर्म कर लेना है। और हम्म 2 केजी चावल उसके अंदर डाल देने हैं। जब वो अच्छे से पक जाए तब उसको आपने ठंडा करके किसी मिट्टी के मटके में उसको भर के और उसको ऊपर ढक्कन लगा करके और जमीन में गड़ा देना है। कम से कम वो 7 दिन जमीन में रहेगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने आप उसको रख सकते हैं जमीन के अंदर। हम्म जैसे ही वो मान लो आपको इस्तेमाल करना है, उसके अंदर से या तो आप मटेरियल निकाल लीजिए मिट्टी ऊपर की हटा करके उसकी, या फिर उस हम्म मटके को निकाल करके उसको खाली करके उसमें दूसरे वाला बना करके डाल दीजिए उसको दोबारा फिर वैसे ही। और उसको हम्म आप पेस्ट बना करके, जो 2 केजी आपने उसमें से मटेरियल निकाला है उसको अच्छे से पेस्ट बनाना है, और 200 लीटर पानी में उसको डाल करके 2 केजी गुड़ डालना है उसमें। और 3 से 4 दिन तक उसको फर्मेंटेशन करना है। उसके बाद में वो रेडी है। उसको आप पानी के साथ में चलाइए, या उसको डब्बे के साथ छिड़किए, या ड्रिप के माध्यम से आप उसको चलाइए। तरीका कोई भी हो, वो आपकी मिट्टी में चला जाना चाहिए, जड़ों के पास में। जैसे ही वो प्लांट की जड़ों के पास में जाएगा तो अच्छे रिजल्ट आपको उसके मिलेंगे। तो जो 200 लीटर बनाया जाएगा, वो कितने दिनों तक उसका प्रयोग कर सकते हैं? मिनिमम 4 दिन, मैक्सिमम 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो यूज कर लेना है। और ये यानी विशेष यूज करना हो तभी ये उस मटके से निकाला जाए और पेस्ट बना करके और उस पानी में डाला जाए 200 लीटर वाली। 4 से 5 दिन पहले ही आपको उसमें से निकालना है, यूज करने से पहले। हाँ। तभी उसको बना करके और चलाना है आपको। एक सभी किसान भाई ये विशेष ध्यान रखें, जो भी वो कोई भी तरह का बैक्टीरिया है, चाहे कोई मित्र फंगस है, अगर उसको फर्मेंटेशन वो कर रहे हैं तो उसको किसी भी साफ सुथरे कपड़े से ढक करके रखें। अगर कोई मच्छर या मक्खी उसके अंदर जाती है तो वो भी फर्मेंटेशन होती है, उसके भी वो उसमें पनपेंगे दूसरी वाली चीजें, और वो उसको रिजल्ट कहीं ना कहीं कम कर देगा, या प्रॉपर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप उसको किसी भी कपड़े से ढक करके रखें अच्छे से, ताकि वो ही आप उसको ही फर्मेंटेशन कर पाए। और किसी भी जो कल्चर वगैरह को आप यूज करते हैं तो उसको बार बार फर्मेंटेशन ना करें। 1 से 2 बार ही उसको फर्मेंटेशन करें, उससे ज्यादा उसको फर्मेंटेशन ना करें। क्योंकि वो कहीं ना कहीं दूसरे वाले जो बेड बैक्टीरिया हैं वो भी उसमें फर्मेंटेशन हो जाएंगी, और वो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो चलिए, अभी हमारा समय हो गया है। जो भी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो मैंने अभी चैट बॉक्स में अपना नंबर डाल दिया है, उस पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर मैं कॉल नहीं उठा पाया तो व्हाट्सअप आप जरूर कर दें, ताकि प्रयोत्ती में आपको रिप्लाई कर सकूं। और जो ये गेंदे वाले फार्मर थे किसान भाई, वो एक बार मेरे से कुछ टाइम के बाद, थोड़ा देर के बाद में कॉल करके प्रॉपर जानकारी ले लें। ठीक है सर, ठीक। जी राकेश जी, तो आज के लिए सेशन यही खत्म करते हैं।
फिर कल हम 6 बजे फिर से जुड़ेंगे।